रहीम। वेलकम टू चैप्टर 10। इससे पहले कि हम चैप्टर 10 स्टार्ट करें, कल की फीडबैक की बात करते हैं। तो मुझे ये बताया गया है कि चैप्टर 9 बहुत ही आसान था और उसके क्वेश्चंस में लोगों को मसला नहीं आया। एक फीडबैक मुझे आज की क्लास के बारे में भी ये मिला है कि आपको पता है कि चैप्टर 10 की चीज़ें कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो सकती हैं। जिसमें मैंने कहा यस, ना सिर्फ मुझे पता है बल्कि मैं आप लोगों को लेक्चर के एंड पे बताऊंगा भी कि चैप्टर 10 की चीज़ें कैलकुलेटर पे किस तरह सॉल्व करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम कैलकुलेटर पे आएँ, हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं एंड उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपना चैप्टर। चैप्टर का टाइटल है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको अभी फ़ौरन बिल्कुल भी नहीं बता रहा, क्योंकि कोरिलेशन हम देखेंगे यूनिट 2 में और रिग्रेशन हम देखेंगे यूनिट 3 में। और यूनिट 2 और 3 पे आने से पहले हमें पहले यूनिट 1 करना चाहिए। तो यूनिट 1 हमें क्या बता रहा है? यूनिट 1 हमें बता रहा है एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के बीच में रिश्ते। अच्छा, सबसे पहले इसकी एग्जांपल हमें क्या दी गई है? हमें कुछ डाटा दिया गया है कि ये कुछ 6 तरह के बंदे हैं, उनके आगे क्वालिफिकेशन लिखी है और उनका ये लिखा है कि वो फिजिकल कॉलेज आके पढ़ना पसंद करते हैं या वो ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने चैप्टर 7 में भी सीखा था कि इस तरह का डाटा देख के हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, हम इस डाटा को मज़ीद अरेंज कर लेते हैं। तो हमने इसका कंटिजेंसी टेबल बना लिया। कंटिजेंसी टेबल हमें क्या बता रहा है कि जो टोटल 6 लोग थे उसमें से जो बैचलर्स वाले थे उसमें से आधे, यानी कि 4 टोटल थे, आधे कहते थे कि हमने ऑनलाइन पढ़ना है, आधे कहते थे हमने इन पर्सन पढ़ना है। जबकि मास्टर्स वाले 2 थे, आधे कहते थे हमें फिजिकल पढ़ना है, आधे कहते हैं हमें ऑनलाइन पढ़ना है। इससे क्या बात साबित हुई? इससे बात साबित ये हुई कि डिग्री और बंदे की चॉइस, यानी कि ऑनलाइन फिजिकल है, उसमें कोई खास रिश्ता नहीं पाया जा रहा। इसी तरह अगर हम कोई और रिश्ता लें मुख्तलिफ वेरिएबल्स का, क्या हो सकता है? इंसान की हाइट और इंसान का वेट। कॉमन सेंस हमारी ये कहती है कि बंदा जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। तो अगर उस कुछ लोगों का हाइट और वेट हम उठा के एक डाटा कलेक्ट करें और उसका बना दें ग्राफ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आ रहा है। एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं क्या ये डाटा वही है। सो सीरियल नंबर 1 हाइट इन सेंटीमीटर है 123। बीच में क्या यही के पास? तो ये अब इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता लग रहा है? इस ग्राफ को देख के हमें पता ये लग रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें पता लगा कि ये भी मुख्तलिफ वेरिएबल्स के बीच में एक रिश्ता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। हमने 2 तरह की एग्जांपल्स देख ली कि डाटास के बीच में रिलेशनशिप किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप की एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, एक है नेगेटिव मतलब रिश्ता ना होना। तो इन तीनों की एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अब 3 डिफरेंट तरह के सैंपल्स उठाए गए। अब एक सैंपल ऐसा उठाया गया, डाटा अभी भी उसी पैरामीटर्स पे कि एक तरफ हाइट है एक तरफ वेट है, लेकिन इन जो लोगों का सैंपल लिया गया अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। कुछ लोगों का हाइट कम होती है तो वेट बढ़ जाता है, कुछ लोगों की हाइट ज्यादा होती है तो वेट कम हो जाता है। ये क्या हो रहा है? देयर इज नो रिलेशनशिप इन दिस डाटा। मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये कोई हम स्ट्रेट लाइन नहीं इसके बीच में से गुजार सकते। ये इस तरह का डाटा है, स्कैटर्ड किस्म का। तो हम यहाँ कहेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन डाटा, डाटास का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी हैव पॉजिटिव डाटा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि देखें पॉजिटिव रिश्ता है, हाइट बढ़ती है वेट भी बढ़ जाता है। और अगर हम चाहें तो बीच में से एक स्ट्रेट लाइन गुजार सकते हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, दैट इज पॉजिटिव। सबसे आइडेंटिफाई नेगेटिव वो जरा अच्छे खासे हेल्दी थे, वरना ऐसा होता नहीं है कि हाइट बढ़े और वेट कम हो। लेकिन सैंपल ऐसा था कि यहाँ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो हम लाइन गुजारेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। लेफ्ट टू राइट लाइन जब नीचे जाए इसका मतलब ये इसका नेगेटिव रिश्ता है। नेगेटिव रिश्ते का वंस अगेन मतलब क्या है? एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक वेरिएबल ज्यादा होगा तो दूसरा वेरिएबल कम होगा। ये हमने देख लिया 3 तरह के रिश्ते। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस।
ये जो हमने डायग्राम्स बनाई हैं इससे इसमें क्या लिमिटेशंस है? एक तो ये कि देयर माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप विद देयर इज नन। क्या पता हम कोई इस तरह का डाटा उठा लें जैसे डबल रोटी की प्राइस है और यहाँ कॉलेज में लेक्चर्स की प्राइस है, अगर उसका डायग्राम हम बनाए वो तो ये पता लगेगा कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, लेकिन क्या डबल रोटी का पीआरसी के कोर्स से कोई रिश्ता है? नहीं। लेकिन अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें देखने को ही पता लगेगा कि चीज़ें प्राइसेस भी बढ़ रही हैं दोनों तरह की चीज़ों की। इसी तरह नेक्स्ट, इट कैन ओनली शो डेटा बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हम कोई तीसरे वेरिएबल की भी बात करें कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात डबल रोटी और पीआरसी के लेक्चर्स की कर रहे हैं और एक तीसरा भी फैक्टर बीच में आ जाते हैं, दैट इज बैरूनी मुदाखलत, पॉलिटिकल किस्म की, तो अब वो हम इस ग्राफ में नहीं प्लॉट कर सकते क्योंकि ग्राफ के हमारे पास दो ही एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। हम जेड एक्सेस इस तरह के पेज पे नहीं बना सकते। और नेक्स्ट देयर इज इनकरेक्ट कंक्लूजन भी रीच हो सकता है अगर हम सैंपल सही ना उठाएं। अगर क्लास में इस तरह के लोग थे कि उनकी हाइट बढ़ रही है और साथ वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन हम सैंपल उन दो बंदों का उठा लें जिनकी हाइट अच्छी खासी थी लेकिन उनका मतलब वेट बहुत कम था, तो हमारा डाटा जो आना चाहिए था उसके ऑपोजिट आ जाएगा, जो कि गलत बात है। तो ये भी लिमिटेशन है। ये हमारा यूनिट 1 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट हो गया कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हमारे चैप्टर का नाम भी था। अब कोरिलेशन हमें ये बताती है कि डाटा के बीच में जो रिश्ता है उससे अगर हम नंबरों में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास माशाल्लाह से आ जाती है कोरिलेशन। कोरिलेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा -1 से लेके +1 तक की कोई वैल्यू होती है और उस वैल्यू को हम इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। अगर +1 एग्जैक्टली फिगर आ जाए तो मतलब ये इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड। जितना जिस रेशो से एक वेरिएबल बढ़ेगा उसी रेशो से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, और नेगेटिव -1 अगर हो जाए तो हो जाएगा परफेक्टली नेगेटिव, कि जिस रेट से एक चीज बढ़ रही है उसी रेट से अगली चीज कम होगी। आमतौर पे +1 या -1 आता कोई नहीं, फिगर इस तरह की आती है 0.7 0.8, तो जितना 1 के करीब होगा फिगर इसका मतलब ये उतनी वो ज्यादा पॉजिटिव है, और जितनी 0 से कम होगी मतलब -0.8 -0.9 मतलब ये इतनी वो स्ट्रांगली है नेगेटिवली, और जहां 0 आ जाए इसका मतलब ये कोई रिश्ता नहीं है। अब ये जो हमने बात पढ़ी इसके ग्राफ्स भी देख लेते हैं। पहली तो है पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ R जो है वो 1 के करीब करीब होगा लेकिन 1 नहीं होगा। हम स्ट्रेट लाइन गुजार सकते हैं लेकिन सारे के सारे पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे फॉलो नहीं करेंगे। ये अगर हम लाइन गुजारते हैं तो ये वाला पॉइंट टच नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा R 1 के करीब है लेकिन 1 है नहीं। लेकिन अगर हमारा R 1 हो तो ऐसी माशाल्लाह से खूबसूरत लाइन लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ हमारा कोरिलेशन है एग्जैक्टली 1। इसी तरह नेगेटिव का भी, जहां -1 के करीब करीब फिगर होगी लेकिन एग्जैक्टली -1 नहीं होगी, वहां हमारा इस तरह का कोई ग्राफ आएगा। हम लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन नीचे जा रही होगी लेकिन सारे के सारे पॉइंट लाइन पे नहीं होंगे, जबकि परफेक्टली नेगेटिव में सारे के सारे पॉइंट्स लाइन पे ही होंगे। ठीक है, और एंड पे एक कंप्लीटली अनरिलेटेड, यहाँ R होगा 0, क्योंकि यहाँ कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, सो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ हमारा R है 0। सो हमने R की बड़ी बातें की, R +1 होता है -1 होता है, R निकलेगा कैसे? तो वक्त आ गया कि हम इस चैप्टर का नोट कर लें पहला फॉर्मूला। सो एक दफ़ा लिख लेते हैं, देखने में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल से याद होगा, लेकिन 2-3 आप इसके सवाल करेंगे आपको ये ज़बानी याद हो जाएगा। एक दफ़ा मैं भी आपके सामने लिखूंगी क्योंकि हमने सवाल इसका करना है। तो n इज इक्वल टू, नहीं, R इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई से आपने करना है मल्टीप्लाई, और नीचे आएगा सारा का सारा स्क्वायर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, आगे क्या था, माइनस सिग्मा एक्स ब्रैकेट इस सारे का स्क्वायर, और ये होगा मल्टीप्लाई। यही सारा स्टेप रिपीट हो जाएगा, n दोबारा आएगा, यस आएगा, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा वाई का स्क्वायर। क्या ऐसे ही है? क्या हमने कोई गलती तो नहीं की? यस, ऐसे ही है। मेथड है उसमें आपको ज्यादा कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर कि आप इस फॉर्मूले को ही माइंड में रखें। सो लेकिन कोवेरियंस जो है
एक कॉन्सेप्ट, वो आपको इस फॉर्मूले से होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है, लेकिन जहां से आप, जब तक आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आपने कोवेरिएंस निकालनी है, आपने इस फॉर्मूले की तरफ नहीं आना। जहां तक बात सिर्फ कोरिलेशन की हो रही है, आपने पहले फॉर्मूले को ही यूज करना है, आपका टाइम बचेगा। वैसे तो आपका टाइम कैलकुलेटर से सबसे ज्यादा बचेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे श्योर नहीं है, आप खुद करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूला 1 यूज करना चाहिए। वक्त आ गया कि हम एग्जाम्पल एक खुद सॉल्व करके देखें। तो ये आ गया हमारे पास डाटा। ऐसा करते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का टेबल बुक से देख लेते हैं अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो यहां तक मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, यहां से आगे हम खुद करते हैं। एन हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 तरह के ब्रांड्स हैं। सो कैलकुलेटर में नहीं लाया हूं, तो होपफुली आप लोगों का कैलकुलेटर काम आएगा। हमने लिखा 6 सिग्मा एक्स वाई क्या है, 6 इंटू 87 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स है 21 और सिग्मा वाई भी कोइंसिडेंस है 21, तो 21 इंटू 21 कितना हुआ, और खैर ठीक है, एक मिनट में नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। नीचे वाला तो हम डिनोमिनेटर लिख लें। अच्छा जी, n हमने दोबारा लिखना है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 91, 6 इंटू 91 माइनस 21 था, 21 का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट थी सारी। अब दूसरी जो ब्रैकेट होगी 6 इंटू वाई स्क्वायर क्या है हमारा 91, हाँ ठीक है 91 ही है, 91 सिंपल जो y था 21 ही था माइनस 21 का स्क्वायर। सो कोई बात नहीं, एक दफ़ा सीखने के लिए लंबा टाइम लगा लें, आगे तो आपने कैलकुलेटर सही करना है। या चलें थोड़ा सा टाइम अपना सेव करते हैं। हमें एटलीस्ट ये तो पता लग गया ना कि कौन सी फिगर हमने कहाँ से उठानी है, और ये कॉलम्स किस तरह आ रहे हैं। हमें एक्स और वाई तो गिवन था ना ऊपर, एक दफ़ा देख लें हमें डाटा किस फॉर्म में गिवन था। हमें क्वेश्चन में दो तरह के से वेरिएबल्स बताए जाएंगे। अब एक्स और वाई, चले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक्स और वाई एग्जैक्टली होता है क्या है। x is the डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y is the इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां x चेंज होगा उसी हिसाब से y चेंज होगा। तो उस केस में x हम रखते हैं वो चीज जिसके चेंज होने से ओवरऑल हमारा इक्वेशन पे इंपैक्ट होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल रख लें कि x is the यूनिट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, जबकि y हमारी अगर होगी टोटल कॉस्ट, तो हम जितना ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा हमारा खर्चा ज्यादा होगा। तो इस केस में हमारा x होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और y, सॉरी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो ये हमारी थी एग्जांपल। अगर हम सारे फॉर्मूलाज को पुट करें तो हमारे पास एंड पे इसका आंसर क्या आएगा 0.77। अब 0.77 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 के पास पास है, तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो है लेकिन परफेक्टली नहीं, काफी हद तक पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सो सेकंड मेथड भी अगर हम एक नजर देखें तो उसके लिए देखें हमें कितने सारे कॉलम्स बनाने पड़ रहे हैं। हमें पहले x माइनस एक्स मीन करना पड़ रहा है, y माइनस वाई मीन करना पड़ रहा है, इसलिए हम इस वाले मेथड की तरफ नहीं जा रहे अपना टाइम सेव करने के लिए। सो इससे भी आंसर वही आ रहा है 0.77। इसके साथ साथ एक और भी उन्होंने एग्जांपल दी, इसे भी देख लेते हैं। हमने कॉलम्स कितने बनाए, एक्स स्क्वायर का कॉलम हमें चाहिए था, वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए था और एक्स वाई का कॉलम चाहिए था। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 0.985। अब 0.985 का मतलब है ये इंतहाई वो फिगर्स वो आगे लाइन पे फॉल नहीं करी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। वो क्या होता है, वेरी इजी, आपने सिंपली आपने ये तो निकालना सीख लिया ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको अगर आप स्क्वायर कर दें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बन जाएगा। ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये होता ही है कि कितने परसेंट जो चेंज आया है, कितना चेंज आया है एक वेरिएबल में, वो इस किसकी वजह से, जो पहला वेरिएबल था जो चेंज हुआ उसकी वजह से। एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई कितना चेंज हो रहा है एक्स की वजह से, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, दैट इज आर स्क्वायर।
सो एग्जांपल क्या दी हुई है, अगर 0.7 आर था तो आर 7 को हम स्क्वायर करें तो क्या आता है 49। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा होगा वीकर एज कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिंपल सी बात थी। एमसीक्यू अगर आ भी जाए तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, हमने जो वीकर आएगी उसका सिंपली स्क्वायर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेशन निकालने का एक और भी तरीका है, लेकिन ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला किन किन सूरत हालों में यूज होगा, ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां आपको रैंकिंग दी गई है, जहां आपको रॉ फिगर्स नहीं दी हुई, आपको ये दी हुई है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। जिस तरह अगर पीछे जाएं तो एक तरह की एग्जांपल एक थी भी, तो पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो एग्जांपल क्योंकि छोटी सी है वो हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n ओवर n स्क्वायर माइनस 1, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ सवाल बनता है कि d क्या होता है। d इज द डिफरेंस रैंक बिटवीन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम एग्जांपल पे जाएं, ये वाली एग्जांपल हम नहीं यूज कर सकते, इस वाली एग्जांपल पे हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा यहाँ रैंक्ड है, यहाँ रॉ डाटा नहीं है, यहाँ रैंकिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 3 1 4 4 6 5। तो यहाँ हम डी भला किस तरह निकालेंगे, पहले हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 1 है, होपफुली कैमरे में नजर आ रहा होगा। 4 एंड 4 है, 5 एंड 6 है, एंड 6 एंड 5 है। अब d इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1। 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 1। यहाँ 1 था, 3 माइनस 1 क्या होता है 2। 4 माइनस 4 होता है 0। 5 माइनस 6 क्या होता है माइनस 1। और 6 माइनस 5 क्या होता है 1। अब ये था d, हमें d नहीं चाहिए, हमें d स्क्वायर चाहिए। कोई मसला नहीं, वो भी निकल आएगा। d स्क्वायर होता है माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 और 1। ये टोटल कितना हो गया 1 2 2 और 4 6 7 8। हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 8। ओके, 6 इंटू 8 ओवर n कितना था हमारा 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू n स्क्वायर क्या था, 6 6 क्या होता है 36, 36 माइनस 1 हो गया 35, 6 इंटू 35। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें, हाँ क्या आंसर आएगा, 0 इतना आना नहीं चाहिए। नहीं, रैंक वाला क्वेश्चन भी अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.77 ही आएगा। हाँ आएगा, ये मैंने करके दिखाया भी था अपने दूसरे स्टूडेंट्स को। देख लेते हैं हमने क्या गड़बड़ किया है स्पीयर में। n स्क्वायर इंटू n माइनस 1, हाँ सॉरी, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही मिस कर दी, शुरू में 1 माइनस आना था। तो इसका आंसर भी 0.77 ही आएगा, जो हमने फुल फॉर्मूले से अगर सॉल्व किया होता तो आता इसका आंसर। सो ये हमने देख लिया स्पीयरमैन, और हमें ये भी पता लग गया कि हम किन किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसी एग्जांपल पे वापस गया था जहाँ 1 2 3 4 5 6 हो रहा था। अब हम पहली वाली एग्जांपल पे फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। सो ये फॉर्मूला आपने देख लिया, यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हुआ। 2, अब 3 हमारे शुरू होने लगा है। तो 3 इज लीनियर रिग्रेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसने आपकी जान नहीं छोड़नी है। आपका कैफ 6 जो कि एमएफ है उसमें भी यूज होगा, आपका CFAF4 BFD है उसमें भी यूज होगा। तो अगर आप अभी इसे दिल में उतार लें तो ये आपके बहुत आगे तक इंशाल्लाह सीए में काम आएगा। सो लीनियर रिग्रेशन एग्जैक्टली होती क्या है, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं जिससे हम डाटा का जो रिश्ता है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की हमने कोई निकालनी हो चीज़ कि इतने हम यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो हम एक इक्वेशन में चीज़ पुट करें और हमारे पास उसका आंसर आ जाए। तो हम डाटा के रिश्ते को यूज़ करके जो एक इक्वेशन बना रहे हैं वो हमारी बन रही है लीनियर इक्वेशन। अब यह एक चीज़ जो बोल्ड हुई हुई है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड ये होता है कि हम डाटा के बीच में जो लाइन लगाते हैं, अभी हमने पिछले यूनिट्स में भी देखा था कि हमारा मकसद क्या होता है कि हमारे पास डाटा अरेंज फॉर्म में हो। तो हम लाइन हम इस तरह से लगाते हैं कि वो सब सारे के सारे जो डॉट्स हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं
उनसे डिस्टेंस मिनिमम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन थोड़ी सी ऊपर को लगाता हूं तो इस लाइन का इस डॉट से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस वाले से बढ़ जाएगा, इस वाले से बेशक कम भी हो, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि लाइन जो हो वो एग्जैक्टली सबसे कम डिस्टेंस को फॉलो करते हुए बने। तो उस मेथड को कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि लीनियर रिग्रेशन के पीछे जो प्रिंसिपल है उसका नाम क्या है। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने ये टर्म माइंड में रखनी है, इसीलिए शायद बुक ने बोल्ड भी की हुई है। और इसी अगर हम टेबल पे वापस आए तो अब यहाँ हमारे पास गिवन है इक्वेशन। यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने साइड पे ऐसे लिखी हुई है कि इग्नोर हो जाए, तो ये हमने इग्नोर नहीं करनी। y इज इक्वल टू 0.2309 x माइनस 0.1243। अभी एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, 1 करें, 1000 करें, 1 मिलियन करें, हमारे पास y उसी हिसाब से चेंज होके आ जाएगा। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन से जो का एंड सम के लीनियर इक्वेशन का मकसद, हमारे पास इक्वेशन एक आनी चाहिए जिससे हम x जो मर्जी रख लें हमारे पास y की फिगर आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमें बनानी भी आनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं। हम इस यूनिट में यही सीखेंगे कि ये जो एंड रिजल्ट हमारे पास इतनी खूबसूरत सी एग्जांपल आई हुई है वो किस तरह आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। आप यहाँ वैल्यू पुट करें, ये x है, ये है, बुक हमें कह रही है कि 186.3 ये वाला जो डॉट जो हाईलाइट हुआ है, आप इस इक्वेशन में अगर 0.2309 मल्टीप्लाई बाय x 186.3 करें और माइनस 0.1243 करें तो इंशाल्लाह आंसर 42.9 आएगा। एक भाई कर भी रहे हैं, होपफुली यही आंसर आएगा। सुभान अल्लाह, 42.9 आंसर है। तो यही इस लाइन पे जो जो पॉइंट फॉल करेगा, अब सारे चूंकि परफेक्टली वो लाइन नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे फॉल नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं यहां एक डॉट बना दूं, क्या होगा? x होगा 100, तो y जो मर्जी हो जाए y की वैल्यू 25 के पास ही कहीं जाके आएगी। 22 देख लें, यही जादू है इस हमारी लाइन का, तो सॉरी इक्वेशन का। तो इक्वेशन ने किस तरह ड्राइव करनी है? पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस इक्वेशन में आ क्या कुछ रहा है। तो इसके लिए जगह बनानी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। स्पीयरमैन्स को मैं मिटा रहा हूं और बड़ी बड़ी करके लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन अब आपके दिलों से नहीं उतरनी चाहिए। y क्या है? x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम जो मर्जी x की वैल्यू करें हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता लगाना है कि a और b हमारे पास किस तरह आएगा। तो जो b का फॉर्मूला है, नोट कर लें, b का फॉर्मूला तकरीबन वही है जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन का था। ये जरा मैच करें, n इंटू सिग्मा एक्स वाई, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। न्यूमिनेटर वैसा का वैसा सेम, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा फर्क किया। आपने यहां तक लिखना है सिर्फ, मतलब n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट नहीं डालनी। मतलब यही फॉर्मूला तकरीबन दोबारा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और a का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा y ओवर n माइनस b इंटू सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा b इंटू सिग्मा एक्स ओवर n। अब यहां से हमें एक बात जो ये पता लग रही है वो ये है कि हमें b हमेशा पहला निकालना है, क्योंकि a में b की वैल्यू यूज होती है। तो अगर आप a पहले निकालना शुरू हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। b आपने पहले कैलकुलेट करना है, a फिर कैलकुलेट करना है, तो उससे आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसकी एग्जाम्पल एक देख लें। यस, देख लेते हैं। ये था हमारे पास डाटाज। टाइम सेव करने के लिए हमने इसका डाटा वाला जो कॉलम्स बनाने थे वो हमने देख लिया। x हमारे पास था, y हमारे पास था, हमने x स्क्वायर का कॉलम बना लिया, x y का कॉलम बना लिया। अब यही हमने जो पुट की वैल्यूज अपने फॉर्मूले में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b का। b हमारे पास किस तरह निकला? b हमारे पास आ गया 3.585। अब यही वैल्यू यूज करते हुए हम a के फॉर्मूले में जब सारे पुट करेंगे तो हमारे पास एंड पे बन जाएगी इक्वेशन 19.74 प्लस 3.585। अब ये हम, बुक ने तो एग्जांपल दी है 3000 की, 10,000 की, यहाँ हम 1 भी लिख लें तो हमारे पास 1 यूनिट की भी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी
प्रोवाइडेड दैट के प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट का ही है कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट कैन बी रीच यूजिंग अबव रिग्रेशन लाइन। हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए जितने मर्जी यूनिट्स का हम चाहें उसका टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये था इस सारी इक्वेशन का मकसद मेन। एक और एग्जांपल भी है, हमारे पास डाटा था आउटपुट और टोटल कॉस्ट, इतने 1000 यूनिट्स आप बनाएंगे तो इतने मिलियन का आपका खर्चा होगा। आपने अच्छा ये वही एग्जांपल दूसरे मेथड से की जा रही है, तो इसका भी आप देखें 2 मेथड्स थे, लेकिन दूसरा मेथड मैंने इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कॉलम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। x माइनस एक्स मीन और y माइनस वाई मीन ओवर x माइनस एक्स का मीन स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखें तो इसके लिए आपको कितने सारे कॉलम्स बनाने पड़ रहे हैं, x माइनस एक्स मीन का अलग, y माइनस वाई मीन का अलग, x माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन का अलग। तो इसका हम टाइम सेव करने के लिए इस फॉर्मूले को नहीं देख रहे। इसकी भी जाहिर सी बात है लिमिटेशंस हैं। दिस एनालिसिस इज ओनली बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स। कोरिलेशन में भी यही लिमिटेशन थी कि सिर्फ 2 हम चीज़ों को आपस में लिंक कर रहे हैं, अगर तीसरी भी चीज़ कोई बीच में आ जाती है तो वो लिंक नहीं हो पाएगी। और क्या इसका लिमिटेशन है, इट कैन बी ओनली यूज फॉर फोरकास्टिंग इफ देयर इज अ गुड फिट बिटवीन द लाइन एंड डाटा। जैसे हमने ऊपर इस यूनिट की पहली वो जो ग्राफ था उसमें देखा था सारी की सारी लाइंस लाइन पे फॉल, सारी के सारे पॉइंट्स लाइन पे फॉल नहीं कर रहे थे। तो इस केस में भी जो पॉइंट्स वो थे वो हम उसे फोरकास्ट नहीं कर सकते यूजिंग वो वाली इक्वेशन। और थर्ड इसका था कि यहाँ मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन आई एम श्योर आपने इको में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि अगर आपकी कोई चीज़ 100 रुपये में आपकी बन रही है 100 यूनिट्स, तो अगर आप 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो ये इको का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसे यहाँ डिफाइन किया गया है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के केस में भी रिग्रेशन लाइन थोड़ी यूजलेस हो जाती है। सो एंड पे हमारे पास क्या है, एक और फॉर्मूला आ गया रिग्रेशन और कोरिलेशन का आपस में लिंक करने का। अगर हमारे पास R है या B नहीं है, या B है और R नहीं है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं यहाँ चीज़ें हैं क्या, R इज इक्वल टू B। ये B कौन है, ये B रिग्रेशन वाला है, रिग्रेशन वाली y इज इक्वल टू a प्लस bx नहीं हमने निकाला था, ये वो वाला B है। और ये SX और XY क्या होता है, S इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ X। होपफुली स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालना याद होगी, वेरिएंस निकालना है और फिर उसको स्क्वायर रूट ले लेना है। सो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला। इससे पहले कि हम स्टिकी नोट शुरू करें, हम आते हैं एक कैलकुलेटर की पिक्चर की तरफ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं कि आपके पास अगर कैलकुलेटर है, होपफुली उसमें सही नज़र भी आ रहा होगा, ये मेरा अपना कैलकुलेटर है जो मैं फर्स्ट ईयर के ज़माने से लेके फिर रहा हूँ। सो सबसे पहले आपने दबाना है शिफ्ट का बटन, और यहाँ एक बटन जो कि अब थोड़ा सा यहाँ डार्क हो गया, नज़र नहीं आ रहा, आई एम वेरी सॉरी, बट यहाँ एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा STAT स्टैट। शिफ्ट दबा के जब आप स्टैट दबाएंगे तो अगली स्क्रीन आपके पास किस तरह की आएगी, आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। ये चेक करें, टाइप, डाटा, नंबर्स, सम, वेरिएबल, मिनिमम, मैक्सिमम, REG, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। मैं एक एक करके आपको सबकी पिक्चर्स दिखाता हूँ कि आपने डाटा किस तरह पुट करना है और क्या किस तरह चीज़ कैलकुलेट होगी। आप अगर क्लिक करते हैं 1 पे यानी कि टाइप पे, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। अब इस स्क्रीन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपने क्लिक करना है 2 पे, क्योंकि आपका सारा जो डाटा होगा ज़्यादातर, बल्कि अब तक इस पेज पे जो हम पढ़ रहे हैं आपका यही डाटा आएगा a प्लस बी की फॉर्म में, मतलब लॉगरिथम्स में वो नहीं होगा, मैट्रिसेस में नहीं होगा, सिंपल a प्लस बी होगा। तो आपने 2 पे क्लिक कर लेना है। आवाज़ मेरी एक मिनट, मुझे बताया जा रहा है कि आवाज़ में कुछ मसला है। हेलो, क्या आप बेहतर है? वेरी गुड। अच्छा जी, ये हमारी थी सेकंड स्क्रीन। उसके बाद थर्ड स्क्रीन है हमारी एडिट वाली। जब हम क्लिक करेंगे एडिट पे, एडिट का नंबर कौन सा था, ये चेक करें, एडिट, जब आप 3 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगी एडिट की स्क्रीन। यहाँ आपने सिंपली डाटा पुट कर लेना है। डाटा पुट किस तरह करेंगे, यहाँ पहले जो 0000 लिखा होगा आपने जानना है एक्स के पहले कॉलम पे, पहले रो पहली कॉलम पे, और आपको जो भी आपने नंबर एंटर करना है आप लिखेंगे 5 और आप प्रेस कर देंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखा आ जाएगा 5। अब यहाँ जो मैं सवाल इस टाइम सॉल्व कर रहा था वहाँ था x1 y3 x4 y8, तो मैंने सिंपली यहाँ वैल्यूज पुट की और इज इक्वल टू पुट कर दिया, तो ये मेरे पास डाटा। अब यहाँ 3 पे लाइन ड्रॉ हो रही है, लेकिन आगे भी आप कर सकते हैं 4 5 6, अगर इवन 10 तक भी आप वैल्यूज पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही था, आपने डाटा पुट कर लिया जिस पे आपने अपना स्टैट का सवाल सॉल्व करना है।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या थी, सम का। आप मुख्तलिफ आपके पास अभी ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप कॉलम्स खुद बनाना चाहें फास्ट मोड में तो इस तरह भी बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स क्यूब सिग्मा एक्स वाई। तो जब हम कॉलम्स नहीं देखते आ रहे थे अभी तक, एक्स का कॉलम अलग वाई का कॉलम अलग, तो हम इंस्टेड ऑफ के हम अलग अलग सारे कॉलम्स बनाएं और फिर उनका सम करें, हम डायरेक्ट ये सारा काम कैलकुलेटर से भी कर सकते थे। सो हमने टाइम सेव किया सम्स में। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन है, अगर आप वेरिएंस पे क्लिक करें आपके पास आ जाएगी ये वाली स्क्रीन। यहाँ आपके पास n कैलकुलेट करने का ऑप्शन है। n वैसे तो हम ज़बानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर जब आपको ऑप्शन दे रहा है तो x मीन हम निकाल सकते हैं, y का मीन निकाल सकते हैं, और हमारे पास और भी ऑप्शन है जो कि बाकी ऑप्शन आपके पास अगले चैप्टर्स में जाके यूज़ होंगे, तब उसकी बात कर लेंगे। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए आपको कैलकुलेटर पे ये सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट हमने जब कैलकुलेट क्लिक किया REG पे, रिग्रेशन पे, तो हमारे पास फाइनली वो चीज़ आ गई जो इस चैप्टर से रेलिवेंट है, दैट इज A, B, R, X का मीन और Y का मीन। तो अगर आप ये सारा डाटा कैलकुलेटर पे पुट करें और एंड पे दबाएं 3, तो आपका रिग्रेशन का जो R है, इंस्टेड ऑफ कि आप ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करें, आप सिंपली क्लिक करेंगे इज इक्वल टू पे और आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसी बुक का जो MCQs एंड पे हैं उसका एक सॉल्व किया हुआ है, R इज इक्वल टू 0.9987। सो ये था कैलकुलेटर पे C निकालने का। इसी तरह आप A भी निकाल सकते हैं, B भी निकाल सकते हैं, मैंने इधर निकाला हुआ है R इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू 1.77435। सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। हमने कैलकुलेटर पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख ली और हम अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हुए स्टिकी नोट्स देखते हैं एक दफ़ा, और हमारी आज की क्लास भी होगी कंक्लूड। एसोसिएशन बिटवीन टू एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। एक चीज़ ऊपर जाए दूसरी चीज़ भी ऊपर जाए वो पॉजिटिव होती है, एक चीज़ नीचे आए दूसरी चीज़ ऊपर जाए वो नेगेटिव होती है। और यहाँ क्या नई बात लिखी है, कोई नई बात नहीं है। मेजर अगर आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन के किस हद तक एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो करें तो उसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन किस तक हो सकती है, -1 से +1 तक हो सकती है। अगर 2, 3, 4 अगर आपकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब यह है कि आपने सवाल सही नहीं किया, आपका आंसर गलत आ रहा है। और हमें फॉर्मूला दोबारा दिखाया गया जो कि हमें याद हो चुका है होपफुली। और यहाँ एक स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी आएगा जिसमें आपने -1 जो शुरू वाला है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर -1। और क्या यहाँ कोई नई बात है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस वो होता है जिससे हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो जाती है, उस लाइन की इक्वेशन क्रिएट हो जाती है जिससे हम x की कोई भी वैल्यू के लिए y की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ कंक्लूड। इसके आई थिंक अच्छे खासे MCQs हैं, आपने सारे के सारे करने हैं। कल मिलते हैं और कोई सवाल हो तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।